डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की 10वीं इकाई संधि और समास का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत संधि का पठन हमने कर लिया है। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के अध्ययन के बिंदु क्या क्या होने वाले हैं। तो आज के अध्ययन के बिंदु हैं: समास क्या होते हैं, समास के तत्व कौन से हैं, समास के प्रकार कौन कौन से हैं और संधि और समास में अंतर क्या होते हैं। भाषा को समृद्धशाली करने के लिए शब्द निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। शब्द निर्माण 4 तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से? उपसर्ग के तरीके से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्यय का प्रयोग कर करके हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। संधि के द्वारा नए शब्द का निर्माण होता है और समास के द्वारा भी हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखते हैं कि समास होते क्या हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास जब 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, तो वह जो है वह प्रक्रिया समास कहलाती है। और वह जो नवीन शब्द बनता है वह समासिक शब्द कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। जैसे गौरी और शंकर, तो गौरी और शंकर, तो गौरी में और शंकर में से और हटा दिया तो बना गौरी शंकर। ये 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बने हैं। जैसे वह जो देवों का राजा है, अब इतने बड़े शब्द को हमने एक छोटे शब्द देवराज इसमें परिवर्तित कर दिया है। सर में दर्द, सीधा सर दर्द बोलते हैं। सर में दर्द को सीधा सर दर्द बोलते हैं। यहाँ में का लोप हो गया। जहाँ 4 राहें मिलती हैं वहाँ चौराहा। आगे देखेंगे कि ये शब्द ऐसे बने कैसे हैं। तो समास के अंतर्गत हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि ये शब्द बने कैसे हैं और ये शब्द जब बनते हैं तो इन शब्द को कौन से समास के अंतर्गत हम रखते हैं। समास के तत्व क्या क्या हैं ये देखते हैं। समास के 4 तत्व होते हैं। ये थोड़ा समझना आवश्यक है आपके लिए कि जैसे हमने लिखा राजा का पुत्र, ये बना राजपुत्र। ठीक है, ये 2 शब्द हैं। इसको कहेंगे हम पूर्व पद। और क्योंकि यह पहले आया है और पुत्र यह बना उत्तर पद, यानी यह बाद में आया है। और यह जो शब्द होता है यह होता है समस्त पद। समस्त पद या इसे सामासिक पद भी कहते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे जो हम समास के प्रकार पढ़ेंगे वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम उसे समझेंगे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा कोई अविकारी अव्यय शब्द या कोई उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजीवन, आ जो है एक उपसर्ग है, यथा जीवन यह भी उपसर्ग है और यथा जो है वो अव्यय शब्द भी है। प्रति यह भी उपसर्ग है और यह एक अव्यय शब्द भी है। बेलगाम ये भी बे उपसर्ग है। निर्भय में नी उपसर्ग है। और जब हम किसी शब्द की जब आवृत्ति 2 बार करते हैं, जैसे धीरे धीरे, तो इसमें भी जो है अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे एक एक, इसमें अव्ययी भाव समास ही होगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा।
आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, और समस्त पद जब हम उसका बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हस्त लिखित एक शब्द है तो वो है हाथ से लिखा हुआ, तो इसमें पूर्व पद जो है वह गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, और बीच में जो ये से है, से एक कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से एक विभक्ति है तो ये विभक्ति का लोप हो जाएगा, और हमेशा पहला पद जो है वह संज्ञा या विशेषण होगा। और विग्रह के टाइम, विग्रह के समय, जैसे हस्तलिखित का हमने विग्रह किया, हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पे से जो है वह क्या हुआ, करण कारक है। लेकिन तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन यह दो कारक हैं जो कि नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष सभी कारकों की विभक्तियां लगती हैं, सिर्फ कर्ता और संबोधन की विभक्ति नहीं लगती है। जिस विभक्ति का लोप होता है, जिस भी विभक्ति का लोप होता है, उसी विभक्ति के नाम पे उसका नामकरण होता है। जैसे हाथ से लिखा हुआ, तो यह क्या हुआ, करण, तो करण या तृतीया, करण या तृतीया तत्पुरुष इसको कहेंगे। आगे हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कर्म, द्वितीय पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, कर्म जो है द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। आप विभक्ति याद कीजिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान के बाद है संबंध, संबंध के बाद में अधिकरण, और फिर संबोधन। तो तत्पुरुष में कर्ता और संबोधन नहीं होंगे, बाद बाकी सारे होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कर्म जो है वह दूसरे पे आया, इसलिए हम कर्म को द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे। उसी तरीके से करण को तृतीय तत्पुरुष समास, संप्रदान को चतुर्थ, अपादान को पंचम, संबंध को षष्ठी और अधिकरण को सप्तम। तो देखिए एक एक उदाहरण से समझते हैं। पहला पद कर्म कारक का होगा और को जो है वो कारक चिन्ह होगी। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो ये क्या हुआ, कर्म द्वितीय तत्पुरुष समास। उसी तरीके से करण तृतीय तत्पुरुष समास, पहला पद करण कारक का होगा और से या के द्वारा कारक चिन्ह लगेगी। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, रस भरा, रस से भरा, ये करण तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से संप्रदान चतुर्थ तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या आएगा, संप्रदान कारक का लोप होगा। जब हम विग्रह को समस्त पद बनाएंगे तो उसमें संप्रदान के कारक का लोप होगा और के लिए चिन्ह का लोप होगा। जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, तो ये के लिए जब हम समस्त पद बनाएंगे तो ये के लिए का लोप हो जाएगा और गो और शाला आपस में मिल जाएंगे और एक नया शब्द क्या बनाएंगे, गौशाला। उसी तरीके से रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए का लोप हो जाएगा और रसोई और घर एक मिलकर के एक नए शब्द रसोई घर का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं अपादान पंचम तत्पुरुष समास। पहला पद अपादान कारक होगा और उसमें से कारक विभक्ति का लोप होगा। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त होना जो है होगा, तो यहाँ पे गुण और युक्त मिल जाएंगे और उससे एक नया शब्द बनेगा जो होगा गुण युक्त। उसी तरीके से ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सप्तम
संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास जो होगा उसमें पहला पद संबंध कारक का होगा, का, के, की कारक चिन्ह का उसमें लोप होगा। जैसे अन्नदान, अन्न का दान, अधिकरण में सप्तम तत्पुरुष समास कहलाएगा। अधिकरण पहला पद अधिकरण कारक का होगा और उसमें में और पर का लोप होगा। जैसे सर में दर्द, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर दर्द। पुरुषों में उत्तम, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुरुषोत्तम। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद समस्त पद बनाने में जो है वो दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद का निर्माण करेंगे और उसकी विशेषता बतलाएंगे। जिस समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, तथा ये दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बतलाते हैं और वही तीसरा पद जो है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे गिरिधर, वह जो गिरि को धारण करता है अर्थात कृष्ण। देवराज, वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। आप बहुब्रीहि में हमेशा ध्यान रखेंगे कि अर्थात शब्द जो है वह बीच में आएगा। जो शब्द आएगा, अर्थात शब्द आएगा, यह इंद्र की विशेषता है कि वह देवों का राजा है। तो ना यहाँ पे देव महत्वपूर्ण है, ना राजा महत्वपूर्ण, गौण है पद प्रधान पद ये, और तीसरा जो है पद उसकी विशेषता है ये। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पद के बीच में मध्य में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, उपमान उपमेय क्या होते हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। विशेषण होते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होता है, और जिस शब्द से उसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण होता है। जैसे महान कवि, कवि महान है, तो कवि क्या हुआ, कवि की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो वो विशेषण हुआ, और कवि की विशेषता बतलाई जा रही है इसीलिए कवि विशेष्य हुआ। तो और दूसरा उपमेय और उपमान, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है। जैसे नयन, नयन उपमेय हुआ, नयन की उपमा किससे दी जा रही है, तो कमल से, कमल के समान नयन नयन है, तो नयन जो है वो उपमेय हो जाएगा और कमल के समान होना जो है वो उपमान हो जाएगा। कर्मधारय में हमेशा जब भी होगा दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पद के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद जो है वह संख्यावाची विशेषण होते हैं। जैसे नवरत्न, नव रत्न का समाहार, त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह, त्रिदेव या पंचवटी, पांच वट का जो समूह होगा उसको पंचवटी कहेंगे। और द्विगु समास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक समूह को दर्शाने वाले और एक जो है उत्तर पद की प्रधानता बताने वाले। जैसे समाहार में तो हो ही गया कि जिसमें समूह या समाहार का हो, समूह जिसमें आए, जैसे पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह जो है उसे समाहार द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। और उत्तर प्रधान पद प्रधान वाले जो होंगे वो उत्तर पद प्रधान होगा उसका। जैसे द्विमाता, द्विमाता तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है और ये द्वि जो है उसमें संख्यावाची विशेषण लगा हुआ है। और जैसे द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होंगे और दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व होगा। जैसे माता पिता, माता पिता दोनों के ही अपने अपने अलग अस्तित्व है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों का ही अपना अपना अलग अस्तित्व है। तो ये जो है वो द्वंद्व समास में आएंगे। अब द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, एक इतरेतर द्वंद्व, एक समाहार द्वंद्व और एक वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में होगा कि सभी पद जो हैं वो और से जुड़े होते हैं और दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व, दोनों एक ही जैसे पद होंगे, जैसे रुपया पैसा, लोभ लालच, ये एक ही तरीके के शब्द होंगे। अब वैकल्पिक द्वंद्व में होगा,
वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होते हैं कि ये या तो ये होगा या वो होगा, या तो तुम पाप कर लो या पुण्य कर लो, या तो तुम लाभ अपना ले लो या फिर हानि ले लो। तो इसमें अथवा का जो है वो भाव आता है, और इसमें एक जैसे पद होते हैं, और इसमें जो है पद जो है दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब देखते हैं संधि और समास में अंतर क्या होते हैं। संधि और समास दोनों ही नए शब्द की निर्मिति करते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, लेकिन समास में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे गो और शाला, गो शाला को अगर मिलाए तो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगर संधि में विद्या और आलय अगर करेंगे तो विद्यालय, वो उसमें परिवर्तन होगा। समास में बहुत से पदों के बीच कारक का लोप होता है, लेकिन संधि में कारक का लोप जैसी बात नहीं होती है। जैसे देखिए, राजा का पुत्र, तो का लोप हुआ तो यहाँ पे समास होगा, लेकिन इसमें का लोप नहीं होता है, दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। आगे देखते हैं कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर होते हैं। कर्मधारय समास में एक पद का विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, लेकिन समास में क्या होता है कि किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हुए पद की निर्मिति होती है। ठीक है, जैसे नील गगन, नीला गगन, तो नील विशेषण हुआ और गगन विशेष्य हुआ। और बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि पद किसी संज्ञा के बारे में, यानी श्री कृष्ण संज्ञा है, इनकी विशेषता बतला रहा है, जो पद है वो उनकी विशेषता बतला रहा है। उसी तरीके से कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय द्विगु में क्या अंतर है कि द्विगु में सबसे बड़ी बात तो है कि संख्या होगी उसमें, और द्विगु में पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, जबकि कर्मधारय में ऐसा नहीं है। इसमें दोनों ही इस शब्द में विशेषण हो सकते हैं। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये पुरुष को उत्तम, ये दूसरा पद इसमें देखिए प्रधान है, और इसमें रक्त है जो उत्पल, ये संज्ञा की विशेषता, ये उत्पल की विशेषता जो है वह रक्त जैसा है। यहाँ पुरुष की विशेषता है कि वो उत्तम है, तो इसमें विशेषण जो है वो द्वितीय पद में भी आ सकता है और पहले पद में भी आ सकता है। लेकिन द्विगु समास में क्या है कि विशेषण जो है वो पहले पद में ही रहेगा। विद्यार्थी मित्रों, एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन से समास में कौन से पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्विगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।